अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपर लिम्ब का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम करने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। आइए देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्स क्या है, कैसे बनता है और कौन कौन सी ब्रांचेस ब्रेकियल प्लेक्स से निकलती हैं। ठीक है, आइए ब्रेकियल प्लेक्स को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स ब्रेकियल प्लेक्स? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ द ब्रेकियल एंड अदर इज़ द प्लेक्स। द वर्ड ब्रेकियम मीन्स आर्म एंड प्लेक्स मीन्स नेटवर्क। इट मीन्स ये कोई नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क जो कि आर्म को सप्लाई करे। तो ये नेटवर्क है नर्व्स का और सप्लाई करता है आर्म को। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्स का मकसद है हमारे आर्म, फो आर्म सारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करने वाला प्लेक्स। ठीक है, बेसिकली किसको सप्लाई करता है? हमारे अपर लिम्ब को। इट्स ए नेटवर्क ऑफ नर्व सप्लाइंग टू द आर्म और अपर लिम्ब। ये हमारे पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। ऐसा नेटवर्क जो कि हमारे पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करे उसको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्स। ऐसा नर्व्स का नेटवर्क जो कि हमारे पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करे उसको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्स। आइए देखते हैं ये बनता कहाँ पे है और बनता कैसी है। इट्स फॉर्म्ड इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर अपर लिम्ब बाय द इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ anterior rami of the C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerves। ये बनता है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में। आपको याद रखना है, नेक का जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है वहाँ पे ये बनता है, सही है। और फिर ये जाता कहाँ है? अपर लिम्ब को। और ये बनता कैसी है? ये बनता इस तरीके से, एक नेटवर्क बनता है। कौन कौन से नर्व्स के दरमियान नेटवर्क बनता है? हम लोगों ने स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, दो तरह के नर्व्स पढ़े थे जब हम इंट्रोडक्शन टू नर्व सिस्टम कर रहे थे। तो स्पाइनल नर्व्स के जो सर्वाइकल रीजन है, ठीक है, वहाँ से ये बनता है। ठीक है, सर्वाइकल की C5, C6, C8, C7 एंड C8 ये सर्वाइकल की 4 नर्व्स हैं। और 5वीं नर्व है थोरैकिक की T1। इनके जो 2 रेमाए होते हैं, इनके 2 ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर ब्रांच होती है, एक पोस्टीरियर ब्रांच होती है। C5 की भी ऐसे ही, C6 की भी ऐसे ही, C7 की भी ऐसे ही, C8 की भी ऐसे और T1 की भी इस तरीके से होती है, एक एंटीरियर ब्रांच, एक पोस्टीरियर ब्रांच। तो इसकी जो एंटीरियर ब्रांच है, ठीक है, इन नर्व्स की जो एंटीरियर ब्रांचेस हैं वो आपस में मिलके, एंटीरियर ब्रांचेस का मकसद एंटीरियर रेमाए जो है वो आपस में मिलके और फिर एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क को हम कहते हैं जो ब्रेकियल प्लेक्स। ठीक है, होल अपर लिम्ब इज सप्लाइड बाय द ब्रेकियल प्लेक्स। और ये ब्रेकियल प्लेक्स बनने के बाद ये पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई देता है। ब्रेकियल प्लेक्स कंप्राइजेस ऑफ रूट्स। ब्रेकियल प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, यहाँ पे कार्ड मैंने नहीं लिखा, कार्ड एंड देन ब्रांचेस। इस तरीके से एक ब्रेकियल प्लेक्स बनता है, फाइनली ब्रांचेस देता है और फिर ये ब्रांचेस अपर लिम्ब को सप्लाई देती है। आइए देखते हैं कौन कौन से रूट्स इन्वॉल्व होते हैं। C5, C6, C7, C8 एंड T1। कौन से ट्रंक्स हैं? 3 तरह के ट्रंक बनेंगे, अपर ट्रंक आर द सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक आर द इन्फीरियर ट्रंक। कौन कौन से फिर डिवीजन बनते हैं? हर एक ट्रंक 2 डिवीजन देता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ईच ट्रंक है बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स। हर एक ट्रंक जो है वो 2 डिवीजन देगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इस तरीके से फिर बनेंगे कार्ड, 3 कार्ड बनेंगे, लेटरल कार्ड, मीडियल कार्ड एंड पोस्टीरियर कार्ड। ठीक है, कार्ड बनने के बाद ब्रांचेस निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? कार्ड्स में से निकलेंगी। फिर ब्रांचेस वो सप्लाई करेंगी डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर लिम्ब। अब आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम, इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रूट्स खींचेंगे। C5 से रूट खींचा, C6 का, C7 का रूट, फिर C8 का रूट, फिर T1 का रूट। ये रूट्स बनाएंगे। रूट्स बनाने के बाद ट्रंक बनाएंगे। ट्रंक कैसे बनते हैं? C5 एंड C6 नर्व रूट आपस में मिलेंगे, यूनाइट होंगे और बनाएंगे अपर ट्रंक। C7 की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, मिडिल ट्रंक बनाएगी। फिर C8 एंड T1 आपस में मिलेंगे और बनाएंगे लोअर ट्रंक। इस तरीके से इन रूट्स ने क्या बनाया? ट्रंक्स बनाया। ट्रंक्स बनाने के बाद तीसरी पिक्चर में आप डिवीजन्स देखेंगे। हर एक ट्रंक जो है, अपर ट्रंक ने एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन दिया। फिर ऐसे मिडिल ट्रंक ने एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन दिया। इस तरीके से लोअर ट्रंक ने एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन दिया। इस तरीके से ये हर एक ट्रंक ने डिवीजन्स दे दी, 2-2 डिवीजन्स दी। 2-2 डिवीजन देने के बाद अब हम बनाएंगे कार्ड्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कार्ड कैसे बनते हैं? लेटरल कार्ड कैसे बनता है देखते हैं। अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन्स हैं वो मिलके लेटरल कार्ड बनाएंगे। अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन है उन्होंने आपस में वो मिले और उन्होंने बनाया लेटरल कार्ड। इसके बाद मीडियल कार्ड हम लोगों ने कैसे बनाया? मीडियल कार्ड जो लोअर ट्रंक है
उसकी जो एंटीरियर डिवीजन है उसकी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन बनाती है मीडियल कार्ड। इसके बाद पोस्टीरियर कार्ड कैसे बनता है? पोस्टीरियर कार्ड बनता है तीनों ट्रंक्स की जो पोस्टीरियर डिवीजन्स है वो आपस में मिलकर और पोस्टीरियर कार्ड बनाएंगी। इस तरीके से ये पोस्टीरियर कार्ड बन गया। इस तरीके से ये हमारा पूरा अपर लिम्ब बन गया। अपर लिम्ब में पहले रूट देखें आप, ये रूट C5, C6, C7, C8 एंड T1, इनके जो एंटीरियर एमाई एंटीरियर ब्रांचेज हैं ये उनका नेटवर्क है और इसके हम ब्रेकियल प्लक्स कहते हैं। अब ये आगे रूट्स हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। इन रूट्स ने C5 या C6 जो रूट है ये आपस में मिले तो अपर ट्रंक बना। C7 की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ने मिडिल ट्रंक बनाया। C8 एंड T1 ने जो लोअर ट्रंक बनाया। हर एक ट्रंक ने फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन दे दी। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन देने के बाद फिर हम लोगों ने लेटरल कार्ड बनाया। लेटरल कार्ड कैसे बनाया? अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से लेटरल कार्ड बनाया। फिर मीडियल कार्ड कैसे बनाया? डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ने मीडियल कार्ड बनाया। फिर पोस्टीरियर कार्ड कैसे बना? तीनों ट्रंक्स की जो पोस्टीरियर डिवीजन है उनसे पोस्टीरियर कार्ड बन गया। इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है क्या बना? पूरा ब्रेकियल प्लक्स बन गया। अब ब्रेकियल प्लक्स के कार्ड्स में से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, कौन कौन सी ट्रंक्स में से निकलती हैं, कौन कौन सी रूट्स में से निकलती हैं। अब रूट जो ब्रांच देते हैं दो तरह की ब्रांच होती है। एक डार्सल स्केपुलर नर्व जो कि C5 से निकलती है और एक होती है लॉन्ग थोरैकिक नर्व जो कि C5, C6 एंड C7 के नर्व रूट्स के मिलने से बनती है। ये दो नर्व्स हैं जो कि रूट में से निकलती हैं और दो नर्व ऐसी हैं जो ट्रंक में से निकलती है, नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रा स्केपुलर नर्व। ये दो नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ट्रंक से, अपर ट्रंक से निकलती हैं। बाकी जितनी नर्व्स हैं वो कार्ड से निकलती हैं। अब कार्ड में निकलने वाली कौन कौन सी नर्व्स हैं? लेटरल कार्ड से लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट टू मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनस नर्व। एंड मीडियल कार्ड से कौन कौन सी नर्व निकलती हैं? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट टू द मीडियन नर्व, मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म, अल्नर नर्व। इस तरीके से पोस्टीरियर कार्ड में से निकलने वाली नर्व्स अपर सब स्केपुलर नर्व, लोअर सब स्केपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड द ऑक्सिलरी नर्व, ये नर्व्स निकलती। अब ब्रेकियल प्लक्स पूरा बन गया, उनमें से डिफरेंट नर्व्स निकली। अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं नर्व्स के बारे में, जैसा कि नर्व टू सबक्लेवियस जो है वो किसको सप्लाई दे रही है? सबक्लेवियस मसल को। लॉन्ग थोरैकिक नर्व किसको सप्लाई दे रही है? सेरेटस एंटीरियर मसल को। ये हम मसल आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन और आपको दिखाएंगे भी सही पिक्चर में इंशाल्लाह और डिस्कस भी करेंगे। लेटरल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई दे रही है? पेक्टोरल मेजर मसल को। मीडियन नर्व की कोई ब्रांच नहीं है एक्जिला के अंदर। इस तरीके से मीडियल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई दे रही है? मीडियल पेक्टोरल नर्व अराइजेज फ्रॉम द मिडिल कार्ड, सप्लाइज एंड पियर्स द पेक्टोरस माइनर मसल। पेक्टोरल माइनर मसल को सप्लाई भी कर रही है और उसको तोड़ती भी है। पेक्टोरल माइनर मसल को तोड़ के फिर निकलती है एंड फिर सप्लाई किसको करती है? पेक्टोरस मेजर को। इस तरीके से मीडियल कुटेनस नर्व ऑफ आर्म, ये कुटेनस नर्व है जो कि स्किन को सप्लाई कर रही है, आर्म की स्किन के मीडियल साइड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, और अल्नर नर्व की कोई ब्रांच नहीं है एक्जिला में। सब स्केपुलर नर्व, अपर सब स्केपुलर नर्व एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, ये किसको सप्लाई करती है? अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द सब स्केपुलर मसल को। थोरैकोडोर्सल नर्व किसको सप्लाई करती है? लेटस मस डार्सी मसल को। एंड ऑक्सिलरी नर्व इज ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कार्ड गिविंग ब्रांच टू द शोल्डर। इसके बाद जो रेडियल नर्व है ये सबसे बड़ी नर्व है किसकी? ब्रेकियल प्लक्स की, और सप्लाई किसको करती है? ट्राइसेप मसल को। ये कुछ फैक्ट्स हैं। इस तरीके से आपको नर्व्स पढ़नी है और कौन कौन से मसल हैं उनको ये नर्व्स सप्लाई करिए, ये आपको याद रखना है। फिर ब्रेकियल प्लक्स की इंजरीज कैसे होती हैं इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके की ये इंजरीज होती हैं। हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंजरीज को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस और अर्ब्स पाल्सी ये कैसे होती है? इंजरी ऑफ द नर्व रूट मेनली C5 एंड पार्टली C6। ये नर्व रूट की इंजरी है। किस नर्व रूट की? C5 की मेनली, ज़्यादातर इंजरी है C5 की, एंड थोड़ा सा C6 की भी इंजरी है। ये साइट ऑफ इंजरी कौन सी है? ये कहाँ पे इंजरी होती है? अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लक्स में ये इंजरी होती है। ये नर्व रूट अपर ट्रंक के हैं तो अपर ट्रंक में ये इंजरी पाई जाती है। तो साइट ऑफ द इंजरी कौन सी बताएंगे हम लोग? अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लक्स। काजेज क्या बताएंगे इंजरी के? काजेज ये है कि अनड्यू सेपरेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शोल्डर गिर्डल। हेड ऑफ ह्यूमरस का शोल्डर गिर्डल से निकल जाना, सेपरेशन हो जाना, निकल जाना। ठीक है, ये निकलते ये क्यों, किस तरीके से? ये
excessive pulling or stretching of an infant's head and shoulder during a difficult vaginal birth. डिफ़िकल्ट विजाइनल बर्थ के दौरान क्या होता है, कभी कभार ये जो है डिफ़िकल्ट बर्थ होता है तो उसमें बेबी का जो हेड है उसको शोल्डर से जो है ना खींचा, इस तरीके से उसमें खींचा जाता है कि हेड एंड शोल्डर के दरमियान ज़्यादा खिंचाव आ जाता है। ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो शोल्डर से निकल जाता है। नेम द मसल पैरालाइज्ड इन अर्थ पाल्सी। अर्थ पाल्सी में कौन कौन से मसल पैरालाइज होते हैं? मेनली बाइसेप, डेल्टोइड, ब्रेकियलस, ब्रेकियोरेडियलस, और कुछ पार्शियली होते हैं जैसा कि सुप्रास्पाइनेटर्स, इंफ्रास्पाइनेटर्स एंड द सुपिनेटर। तो ये इन मसल्स के आपको नाम याद रखने हैं। ये मसल पैरालाइज हो जाते हैं अर्थ पाल्सी के दौरान। अर्थ पाल्सी में कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, कौन सी डिसेबिलिटी होती है, कौन सी माजूरी होती है? तो माजूरी ऐसी होती है जैसे पुलिसमैन टिप लाइक हैंड। पुलिसमैन जो है वो जिस तरीके से वो अपने गन के ऊपर हाथ लगा के और खड़ा होता है, जैसे कि पोटस टिप, इस तरीके से ये एक डिफॉर्मिटी बन जाती है। आगे मैं पिक्चर में आपको दिखाता भी हूँ। फॉलोइंग मूवमेंट्स आर लास्ट फ्लेक्जन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म की फ्लेक्जन चली जाएगी, सुपिनेशन, फ्लेक्जन सुपिनेशन क्या है हम लोगों ने मूवमेंट्स जब पढ़ रहे थे तो अच्छे से इसको डिस्कस किया था मैंने, ठीक। इस तरीके से ये आप अर्थ पाल्सी देख भी सकते हैं, इस तरीके से हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी फिजियोथेरेपी आर्थोसिस है, हम आगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इसको पढ़ेंगे भी सही। कलम्स पैरालिसिस क्या होता है? इंजरी ऑफ द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स। ब्रेकियल प्लेक्स के लोअर ट्रंक की इंजरी है। इसमें क्या है? अनड्यू अबडक्शन, हद से ज़्यादा अगर अबडक्शन हो जाए आर्म की, हद से ज़्यादा आर्म की अबडक्शन हो जाना, उसमें ये इंजरी हो जाती है कलम्स पैरालिसिस। इसमें नर्व रूट कौन से हैं? T1 एंड पार्शली C7 इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन T1 नर्व रूट जो ज़्यादातर इसमें जाता है। मसल कौन से पैरालाइज हो जाते हैं? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, ये हैंड के मसल्स हैं, हाथ के मसल जो है इंट्रिंसिक वो चले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर के, रिस्ट एंड फिंगर के फ्लेक्सर्स जो हैं वो भी चले जाते हैं। डिफॉर्मिटी कैसी बनती है? द पेशेंट प्रेजेंट्स विथ किला हैंड। डिफॉर्मिटी ऐसी बनती है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पिक्चर में देखें। इस तरीके से डिफॉर्मिटी इसमें बन जाती है कलम्स पैरालिसिस में। तो आपने कलम्स पैरालिसिस देखा, ये लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्स की इंजरी है, और इसका असबाब क्या है? अनड्यू अबडक्शन ऑफ द आर्म हो जाता है, किसी भी वजह से हो सकती है। ये भी डिफ़िकल्ट बर्थ की वजह से हो सकती है। अगर एडल्ट में हुई है तो ये मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है। इस तरीके से ये। फिर लांग थोरैकिक नर्व की इंजरी है। लांग थोरैकिक नर्व की इंजरी क्यों होती है? हम लोगों ने पहले लांग थोरैकिक नर्व को डिस्कस भी किया है, क्योंकि ये रूट से निकलने वाली नर्व है। इसकी इंजरी इसलिए होती है कि अगर शोल्डर्स पे हद से ज़्यादा वेट उठाया जाए तो फिर ये इंजरी होने के चांसेस हैं, ये इंजरी हो जाती है। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर्स, हद से ज़्यादा अगर लोड कोई उठाएगा तो ये इंजरी हो जाएगी। इसमें पैरालाइज हो जाता है किसका? सेरेटस एंटीरियर मसल का। सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाता है। तो सेरेटस एंटीरियर मसल स्टेबलाइज करता है स्केपुला को। इसके पैरालाइज हो जाने से डिफॉर्मिटी बन जाती है, विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाता है। विंगिंग ऑफ स्केपुला से मुराद क्या है? स्केपुला जो है, जैसे हम पुशिंग करेंगे किसी वाल को, दीवार को अगर हम जोर लगाएंगे तो स्केपुला पीछे से निकल जाएगा। लास्ट ऑफ द पुशिंग एंड पंचिंग एक्शंस, ओवरहेड अबडक्शन लास्ट, ओवरहेड अबडक्शन भी हम लोग नहीं कर सकेंगे। विंगिंग ऑफ स्केपुला कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जैसे ही कोई बंदा वाल से, दीवार से जो है वो दीवार को हाथ लगाएगा और इस तरीके से दीवार को पुश करने की कोशिश करेगा तो स्केपुला बाहर निकल आएगा, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर मसल ने स्केपुला को यहाँ पे स्टेबलाइज करके रखा है। अब सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा? स्केपुला विंगिंग करेगा, स्केपुला बाहर निकल आ जाएगा। इस तरीके से ये मसल होती है सेरेटस, ये जो है वो डिफॉर्मिटी होती है सेरेटस एंटीरियर के पैरालिसिस से। सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है लांग थोरैकिक नर्व। तो जिस नर्व की इंजरी हो जाएगी वो नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करेगा वो मसल चले जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।